साथियों, पिछले लेक्चर में अपन ने कंपनी की बैलेंस शीट का जो प्रारूप है उसको विस्तार से डिस्कस किया था और अंतिम खातों के संबंध में जो कंपनी अधिनियम में प्रावधान है उनके डिस्कस किया था। आज अपन जो प्रारूप पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे। आपको एक लेखाकार द्वारा बनाई गई हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी गई है, उसको उचित प्रारूप में आपको बनाना है। तो अपन पढ़ते हैं, अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए कि ए लिमिटेड के लेखापाल ने 31 मार्च 2019 को निम्नलिखित चिट्ठा तैयार किया जिसे कंपनी अंकेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना है। आप इस चिट्ठे को सही प्रारूप में पुनः तैयार कीजिए जो अंकेक्षक द्वारा स्वीकार्य हो। तो बैलेंस शीट बनाई हुई और नीचे सूचना है कि कंपनी का समामेलन 10 रुपये वाले 10,000 अंशों में हुआ, जिसका भुगतान इस प्रकार देय है: 2 रुपये 50 पैसे आवेदन पर, 2 रुपये 50 पैसे आवंटन पर, 5 रुपये मांग पर। 8,000 अंश जनता द्वारा लिए गए थे तथा 400 अंशों पर मांग राशि के अतिरिक्त से समस्त राशि प्राप्त हो गई थी। इसका प्रेजेंटेशन करना है अपने को और डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए 2.5% का प्रावधान करना है। चालू वर्ष के लाभों को इस आधार पर संशोधित करना है। ठीक, अब बैलेंस शीट पढ़िए आप। शेयर कैपिटल लिखी हुई है 80,000। आपको सूचना में दिया है 10 रुपये वाले 10,000 अंशों में कंपनी का समामेलन हुआ है। तो इक्विटी और लायबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अपन ने डिस्कस किया था ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप की सूचनाएं देनी होती है। तो यहाँ सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी है और इक्विटी शेयर्स 10,000 लिखने चाहिए, 2 बिंदी ज़्यादा लग गई है। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 1 लाख लिख के इसके नीचे लाइन खींच देते हैं क्यों ऑथराइज्ड कैपिटल जोड़ में शामिल नहीं होती है। इसके बाद लेते हैं इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। उसके लिए आपको सूचना दी हुई है 8,000 अंश जनता द्वारा लिए गए हैं। तो 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच कर दिया, 80,000 इनर कॉलम में ले लिए। आगे सूचना थी कि 400 अंशों पर मांग राशि के अतिरिक्त से समस्त राशियां प्राप्त हो गई। तो मांग का अमाउंट आपको दिया हुआ है 5 रुपये, तो 400 अंशों पर 5 रुपये से होता है 2,000 रुपये। तो लेस कर दीजिए कॉल्स इन एरियर्स 2,000, तो पीछे बच गए 78,000 जो आपने करंट ईयर के फिगर कॉलम में ले लिए हैं। उसके बाद दूसरा आगे डिस्कस करते हैं लिखा हुआ पॉइंट, वो है बीपी लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में 10,000 लेस बीआर। तो ये ऐसे नहीं होता है, बीपी आगे आपके करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो आप देखिए करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स के नीचे बिल्स पेएबल लिखा है 10,000, क्योंकि ये फॉर्मेट है, आपको याद करना है। इसी तरह से बीआर है वो अकाउंट रिसीवेबल में आएगा। तो एसेट साइड में देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स जहां आपके लिखे हुए हैं, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स में बिल्स रिसीवेबल 8,000 आ गए। करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट है पहला, फिर इन्वेंट्रीज है, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स है, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन में बीआर शामिल किया गया है 8,000 से। उसके बाद वापस क्वेश्चन देखिए आप, तो क्वेश्चन में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को अपन बैलेंस शीट में प्रारूप में करंट लायबिलिटीज में लेंगे, 20,000 रुपये लिखे हुए हैं। अब इसमें लिखा है क्वेश्चन में लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अपन जो 10,000 आपको दे रखे हैं उसको अदर करंट एसेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से एसेट साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि इनको राइट ऑफ किया जा सकता है। जिनको 12 महीने में उनको अदर करंट एसेट्स में लेते हैं।
उसके बाद लिया शेयर सेलिंग कमीशन 5,000, तो ये भी यहीं पे आएगा अदर करंट एसेट्स में जो लिया हुआ है आपके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है 25,000, लेस लास्ट ईयर लॉस है 15,000। तो ये दोनों ही अपने रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा होंगे। तो फॉर्मेट में देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल के नीचे रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है, उसमें ब्रैकेट में सरप्लस में 25,000 करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस 15,000 प्रीवियस ईयर का लॉस है, वो माइनस किया हुआ है। और इसमें से एक चीज और घटेगी, वो है कि डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए 2.5% प्रोविजन करना है। और डूबत और संदिग्ध ऋण आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे सन्ड्री डेटर्स 50,000। तो 50,000 जो है उसका 5% 1,250 ये भी आपके घटा लिया गया है। और उसके बाद जो बचा अमाउंट है 8,750 उसको फाइनल ले लिया गया है। अब एसेट साइड में लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर आपके मैंने समझा ही दिया था कि जो पेड अप कैपिटल 80,000 आई उसमें से घटा लिया है अपन ने, तो 78,000 बचे हुए आ गए। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा हुआ है 30,000। तो ये 30,000 आपके करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। आइटम नंबर 1 क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं 30,000। उसके बाद है स्टॉक 30,000। तो स्टॉक को एसेट साइड में दिखाया जाएगा और जो करंट एसेट्स है उसमें सेकेंड आइटम इन्वेंट्रीज है, वहां आपके दिखाया हुआ है 30,000 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में अगला पॉइंट दिया हुआ है प्लांट 30,000। तो प्लांट को आपके एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स में प्लांट लिखी हुई है 30,000 रुपये, और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना होता है, जो आपके नीचे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 1,500 वो आप घटा लेंगे। तो उसके बाद फाइनल फिगर 28,500 आ गया। इसी तरह से फर्नीचर दिया हुआ है 10,000, प्लांट के नीचे अपन फर्नीचर लिख देंगे 10,000 वही फिक्स एसेट्स में। और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दे नहीं रखे हैं, इनटेंजिबल एसेट्स दे नहीं रखी है, तो वो नाम लिख के टेस्ट कर देंगे। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 500 और 6,000 रुपये लिखे हुए हैं। तो ये आपके करंट एसेट्स में कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 6,500 आ जाएंगे। और बाकी आइटम्स में डैश कर दिया जाएगा क्योंकि दिए हुए नहीं है, चाहे वो ट्रेड करंट इन्वेस्टमेंट है या ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं इनको। इसी तरह से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, वो भी नहीं है, कुछ भी टेंजिबल एसेट्स भी नहीं है। तो जो आइटम नहीं है वहाँ अपन डैश कर देंगे और जोड़ लगा लेंगे, तो 1,46,750 बैलेंस शीट की जोड़ मिल जाएगी। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123(2) के अनुसार मूल्यह्रास के संबंध में प्रावधान। तो डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123(2) निर्देशित करती है कि प्रत्येक कंपनी को लाभांश की घोषणा करने से पूर्व अनुसूची 2 के भाग 6 में निर्देशित संपत्ति के जीवन काल तथा उसके अवशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू को ध्यान में रखते हुए मूल्यह्रास का लेखांकन करना आवश्यक है। सामान्यतया अवशिष्ट मूल्य संपत्ति की लागत के 5% से अधिक नहीं माना जाता है।
अनुसूची में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ह्रास की गणना प्रत्येक संपत्ति पर पृथक पृथक की जानी चाहिए और समूह के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। यदि वर्ष के मध्य संपत्ति खरीदी या बेची जाती है तो उस पर समय के आधार पर ह्रास की गणना की जानी चाहिए। लेखों में ह्रास लगाने की विधि तथा संपत्ति का उपयोग की जीवन काल यदि भाग स से पृथक हैं, जिसके आधार पर ह्रास की गणना की गई है, तो उसे प्रकट करना आवश्यक है, डिस्क्लोज करना चाहिए। शिफ्ट मतलब पारी के आधार पर प्रयोग की जाने वाली संपत्तियों की दशा में अनुसूची 2 के भाग स में दर्शाया गया जीवन काल एक पारी के आधार पर है। जिन संपत्तियों पर अतिरिक्त पारी का ह्रास स्वीकृत नहीं है, उनके नाम के आगे कोष्टक में NESD मतलब नो एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन लिखा है। शेष संपत्तियां यदि दूसरी पारी में वर्ष के किसी भी समय प्रयोग में की जाए तो उस अवधि का ह्रास 50% बढ़ा दिया जाएगा और 3 पारी में प्रयोग होने पर उस अवधि का ह्रास 100% के आधार पर ज्ञात किया जाएगा। अमूर्त संपत्तियों के संबंध में लेखा मानकों के प्रावधान लागू होंगे और यदि उपयोगी जीवन काल तथा अवशिष्ट मूल्य कंपनी द्वारा भाग स में बताए अनुसार न लेकर भिन्न भिन्न प्रयोग किया गया है, तो इस भिन्नता का जस्टिफिकेशन मतलब औचित्य वित्तीय विवरणों में प्रकट करना होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि ये भाग स क्या है, तो विभिन्न मूर्त संपत्तियों का अनुसूची सेकंड के भाग स के अनुसार उपयोगी जीवन काल उसमें दिया हुआ है। ये शेड्यूल के अंतर्गत है, पार्ट सी में। तो बहुत सारी एसेट्स है, उनका जीवन काल दिया हुआ है, उसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये शेड्यूल आप डाउनलोड करके ले सकते हैं, ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कर के संबंध में लेखांकन। जो इनकम टैक्स कंपनी के द्वारा चुकाया जाता है या काटा जाता है वेतन में से या ब्याज के भुगतान करते समय ब्याज में से या एडवांस पेमेंट किया जाता है टैक्स का, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कर संबंधी लेखांकन में सामान्यतः एक कंपनी की पुस्तकों में कर से संबंधित निम्नलिखित खाते खुले हुए हो सकते हैं। उद्गम स्थान पर कर की कटौती का खाता, आयकर प्रावधान का खाता, कर का अग्रिम भुगतान खाता, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स अकाउंट, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब निगम कर खाता और लाभांश वितरण कर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का खाता। तो इतने सारे खाते खुले हुए हो सकते हैं एक कंपनी में। 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं। उद्गम स्थान पर कटौती का खाता मतलब टैक्स डिडक्ट एट सोर्स अकाउंट। ये कटौती कंपनी द्वारा वेतन, कमीशन, ब्याज और किराया आदि का निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान करने पर की जाती है तथा जिस माह में कटौती की जाती है उससे अगले माह की 7 तारीख तक जिसकी आय में से कटौती की गई है उसकी तरफ से केंद्र सरकार के खाते में जमा करवा दिया जाता है। आय प्राप्तकर्ता कर निर्धारण के समय इसका समायोजन कर लेता है। इस संबंध में लेखांकन निम्न प्रकार होता है। वेतन, कमीशन, ब्याज, किराया अपन चुकाते हैं तो अपने को एंट्री करनी होती है सैलरीज ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक रेंट ऑब्लिक इंटरेस्ट, जो भी अपन चुका रहे हैं वो डेबिट ग्रॉस अमाउंट से, और जितना अपन चुका रहे हैं कैश में या चेक से तो टू बैंक हो जाएगा, और जितना इनका टैक्स काट रहे हैं TDS तो टू टैक्स डिडक्ट एट सोर्स हो जाएगा जितना काटा है, बीइंग अबव एक्सपेंसेस पेड आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। अच्छा, यदि
एक सीमा, जिस लिमिट में आप पेमेंट करते हो उस पर टैक्स काटना जरूरी है, नहीं काटा जाता है तो आयकर अथॉरिटीज आप पर जुर्माना लगा सकती है। उद्गम स्थान पर काटे गए कर को सरकारी खाते में जब जमा करवाया जाता है तो एंट्री होती है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग टैक्स डिडक्ट एट सोर्स डिपॉजिटेड। जब तक यह राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई जाती है तब तक कंपनी का दायित्व है और चिट्ठे के समता और दायित्व पक्ष में चालू दायित्व शीर्षक में दिखाई जाती रहती है। इस प्रकार ब्याज, किराया, कमीशन आदि से कंपनी को आय भी हो सकती है। भुगतान करते हैं तो टीडीएस काटा जाता है, इनकम होती है तो टीडीएस कटने के बाद मिलती है अपने को इनकम। तो एक सीमा से ज्यादा आय होने पर भुगतान प्राप्त करने वाला उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने के पश्चात भुगतान प्राप्त करता है। तो इसके लिए कंपनी की बहियों में एंट्री होती है, जितना पैसा उसको ब्याज या रेंट से मिल रहा है, जो अमाउंट जिसका चेक आ जाता है, पैसा मिल जाता है, वो बैंक अकाउंट डेबिट। पार्टी ने जितना टैक्स काट लिया वो टैक्स डिडक्ट एट सोर्स या टीडीएस अकाउंट डेबिट, और दोनों की टोटल से इंटरेस्ट ऑब्लिक रेंट ऑब्लिक कमीशन जो भी मिला है उसको क्रेडिट कर लिया जाता है। जिस पक्षकार ने कंपनी का आय में से कर काटकर कंपनी की तरफ से सरकारी खाते में जमा करवा दिया है, उसका समायोजन कंपनी द्वारा अपना कर निर्धारण करवाते समय करवा लिया जाएगा। जब तक इसका समायोजन न हो, कंपनी के चिट्ठे में इसे संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत अन्य चालू संपत्तियों में दिखाया जाता है। ये तो हुआ टीडीएस की बात, चाहे अपन काटते हैं चाहे अपनी तरफ से दूसरे काटते हो, क्यों अपने को इनकम मिलेगी तो दूसरे काटेंगे और अपन पे करेंगे तो अपन काटेंगे। अब है आयकर के लिए प्रावधान खाता एवं अग्रिम कर खाता, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 के भाग 2 के वाक्यांश 3(6) के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लाभ हानि खाते द्वारा आयकर अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के लाभों पर लगने वाले करों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। एक कंपनी आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपने लाभों पर कर चुकाने के लिए दायी होती है और यह आयकर उस लेखा वर्ष के लाभों पर प्रभार होता है। सही आयकर का निर्धारण तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस वित्तीय वर्ष के ठीक अगले वर्ष, मतलब अगले कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है, परंतु अंतिम खाते बनाते समय अनुमान के आधार पर लाभ हानि खाते में आयकर का प्रावधान कर लिया जाता है। यह आयकर प्रावधान खाता चिट्ठे के दायित्व पक्ष में चालू दायित्व, मतलब करंट लायबिलिटी शीर्षक के अंतर्गत अल्पकालीन प्रावधानों के साथ दर्शाया जाता है। आयकर का प्रावधान करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शुद्ध लाभ की गणना आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हास, प्रबंध वर्ग का पारिश्रमिक, विनियोग भत्ता, अतिरिक्त पारी भत्ता इत्यादि घटाकर की गई हो। आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष के अनुसार निर्धारित दरों से की जाती है। पूंजी लाभ कर तथा किसी अधिनियम के अंतर्गत देय जुर्माने या दोहरे करारोपण के लिए मिलने वाली छूट को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक कंपनी के लिए यह भी आवश्यक है कि यदि उसके ऊपर 5,000 रुपये से अधिक का प्रति वर्ष का कर दायित्व बनता है तो जब जब वह लाभ अर्जित करती है, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर की गणना करके अग्रिम कर का भुगतान कर देना चाहिए। जब भी आयकर अधिकारी द्वारा वास्तविक कर दायित्व की गणना की जाएगी तो उसमें उस अग्रिम कर का समायोजन कर लिया जाएगा और अग्रिम कर को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्तियों में दिखाया जाता है। इसके संबंध में लेखांकन कैसे होता है उसको आप समझिए।
कि आयकर का प्रावधान जब अपन करते हैं तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बीइंग प्रोविजन मेड फॉर इनकम टैक्स। और जब अपन अग्रिम कर जमा कराते हैं तो उसकी तो एंट्री डायरेक्ट होती है एडवांस टैक्स या एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग एडवांस इनकम टैक्स पेड। अब आगे चल के अपन देखते हैं कि वास्तविक कर दायित्व का निर्धारण होने के बाद अग्रिम कर खाता संबंधित वर्ष के आयकर प्रावधान खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो एंट्री हो जाती है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ एडवांस टैक्स अकाउंट। इसके बाद यदि वास्तविक कर दायित्व उस वर्ष के आयकर प्रावधान से अधिक हो तो अधिक की राशि लाभ हानि खाते के अंतिम भाग मतलब एप्रोप्रिएशन पार्ट से वसूल की जाती है। तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स यदि प्रोविजन कम रह गया है तो बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और प्रीवियस ईयर मेट आउट। उसके बाद यदि वास्तविक कर दायित्व की राशि पूर्व के वर्ष में बनाए गए आयकर के प्रावधान से कम है, मतलब वास्तविक कर दायित्व की राशि पूर्व के वर्ष में बनाए गए आयकर प्रावधान से कम है, प्रावधान ज्यादा है मतलब और राशि कम है वास्तविक, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग एक्सेसिव प्रोविजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स टैक्सेशन ट्रांसफर्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है यदि गत वर्ष में उस वर्ष से संबंधित अग्रिम कर वास्तव में बनाए गए कर दायित्व से कम राशि का चुकाया गया है, तो ऐसी दशा में एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेएबल या लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन। नियम तो ये कहता है जितना प्रोविजन होता है उतना ही अग्रिम कर होना चाहिए। मान लो कि प्रोविजन ज्यादा है एडवांस टैक्स कम है तो ये पोजीशन आ जाती है बीइंग असेस्ड इनकम टैक्स इज मोर देन एडवांस टैक्स। तो देय आयकर या कर दायित्व को जब तक न चुकाया जाता है तब तक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में चालू दायित्वों के शीर्षक में दिखाया जाता है, और जब इस दायित्व का भुगतान कर दिया जाता है तो इनकम टैक्स पेएबल या लायबिलिटीज फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके प्रविष्टि कर दी जाती है बीइंग लायबिलिटीज फॉर टैक्सेशन पेड। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि अग्रिम कर का भुगतान वास्तविक कर दायित्व से अधिक है तो उसकी वापसी के लिए आयकर विभाग में दावा पेश करना होता है। जब तक विभाग से यह राशि प्राप्त न हो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्तियों में ऋण तथा अग्रिम शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाती रहती है, और जब यह राशि प्राप्त हो जाती है तो नेचुरली एडवांस टैक्स जो ज़्यादा चुका है तो ब्याज सहित प्राप्त होती है, तो इसके लिए एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स और टू इंटरेस्ट अकाउंट। जितना ब्याज मिला है उस पर वो इंटरेस्ट में क्रेडिट हो जाता है, टोटल पैसा बैंक में डेबिट हो जाता है, जितना एडवांस टैक्स का है एडवांस टैक्स में क्रेडिट हो जाता है बीइंग रिफंड रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। और वापसी में यदि ब्याज शामिल नहीं है तो फिर इंटरेस्ट आएगा नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स ही हो जाएगा बीइंग रिफंड रिसीव्ड। ये एंट्री अपन ने टैक्स टीडीएस काटने की और आयकर के प्रावधान एडवांस टैक्स जमा कराने और इनके समायोजन की समझी। अब एक उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। तो अपन उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल 6 लिया है अपन ने। निम्नलिखित तलपट की मदों और अन्य सूचनाओं के आधार पर जर्नल प्रविष्टियां कीजिए तथा संबंधित मदों को अंतिम खातों में दिखाइए। स्क्रीन पे आपके ये उदाहरण। तो एडवांस इनकम टैक्स का 17-18 का बैलेंस है 2,20,000। एडवांस इनकम टैक्स का 18-19 का बैलेंस है 2,30,000। और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 17-18 का है 2 लाख। और सूचना दी है नीचे कि चालू वर्ष में वर्ष 17-18 के लिए समाप्त हुए कर निर्धारण
में सकल कर की मांग 2,40,000 रुपये दर्शाई गई है, परंतु खातों पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिया गया है और वर्ष 18-19 के लिए आयकर का प्रावधान 2,10,000 करना है। तो अब देखिए इनकी अकाउंटिंग अपन कैसे करें। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि इनकम टैक्स आपका जो 18-19 का प्रोविजन करना है वो 2,10,000 का करना है। तो सबसे पहले वो काम कर लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट 2,10,000, ये एक एंट्री तो पूरी हो गई। उसके बाद जो सूचनाएं दी हुई है वो ये है कि एडवांस टैक्स आपका 2,20,000 है और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 2 लाख की है और टैक्स एसेस हुआ है 2,40,000। तो एक शॉर्टकट में एंट्री की हुई है कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जितना है उतना डेबिट कर दिया 2 लाख। चूंकि टैक्स एसेस हुआ है वो 2,40 हुआ है तो कम पड़ा 40,000, तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से वसूल कर लिया 40,000, उसको भी डेबिट कर दिया। और एडवांस टैक्स हमारा जमा है 2,20,000, तो टू एडवांस टैक्स अकाउंट कर लिया 2,20,000। और जो कम पड़ रहा है पैसा, ऊपर की जोड़ 2,40 हो रही है, तो जो कम पड़ रहा है वो इनकम टैक्स पेएबल में शो कर दिया। नरेशन लिख दिया नीचे, बीइंग इनकम टैक्स असेस्ड फॉर 2017-18 एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड एडवांस टैक्स फॉर सेड ईयर्स शोज लेस बैलेंस। अब देखिए कि यदि अपन इनका भुगतान कर देते हैं, जो ये पेएबल आया उसका, तो वर्ष 17-18 का बकाया कर यदि चुका दें तो एंट्री हो जाएगी इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इनकम टैक्स पेड फॉर 17-18। अब जो दूसरी एंट्री अपन ने कंबाइंड की, इसकी जगह अपन डिटेल में 3 एंट्रियां कर सकते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। पहला काम है इनकम टैक्स एसेस हुआ है 2,40,000, तो एक इसकी एंट्री कर लो। तो वो एंट्री आपकी हो जाएगी इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स अकाउंट डेबिट 2,40, ये आसानी से समझ में आती है। टू एडवांस टैक्स 2,20 है, वो जमा कर लिया, और जो डिफरेंस आ रहा है 20,000, तो टू इनकम टैक्स पेएबल बीइंग इनकम टैक्स असेस्ड मोर देन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। ये पहली एंट्री हुई उस ट्रांजेक्शन की। दूसरी एंट्री हुई प्रोविजन को ट्रांसफर करने की। तो प्रोविजन आपके 2 लाख रुपए ही है, जबकि होना चाहिए 2,40, तो अपन प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करेंगे पूरा 2,40 टू इनकम टैक्स। तो ऊपर वाला जो डेबिट किया वो इनकम टैक्स अकाउंट खत्म हो गया, प्रोविजन अकाउंट 2,40 से डेबिट हो गया। तो अब क्या हुआ, प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस है 2 और डेबिट हुआ है 2,40, तो 40,000 रुपये का प्रोविजन और करना पड़ेगा। तो वो थर्ड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर 17-18, ये 14 गलत छप गया, 17-18 मीट आउट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दूसरी एंट्री जो अपन ने एक एंट्री से ये सब काम करती है, उसकी जगह ये 3 एंट्री हैं, आपको आसानी से समझ में आएगी, इसलिए ये तीनों कर दी गई है। इसके बाद एक उदाहरण लेते हैं और वर्ष 18-19 के लिए आयकर प्रावधानों से संबंधित जर्नल प्रविष्टि करने के लिए कहा गया है, जिसमें बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट 1/4/18 को दिया हुआ है 50,000 और बैलेंस ऑफ एडवांस इनकम टैक्स अकाउंट 1/4/18 को दिया हुआ है 35,000। इनकम टैक्स 17-18 का एसेस हुआ है और डिफरेंस पे कर दिया है, वो है 40,000। और टैक्सेबल इनकम 18-19 की है 5 लाख, जिस पे इनकम टैक्स की रेट है 35%। इसकी एंट्रीज पूछिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना है, 50,000, और टैक्स जो एसेस हुआ है वो 40,000 ही हुआ है। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स
ज़्यादा ही है तो उसको डेबिट कर दीजिए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 50,000। 2 कर दीजिए एडवांस टैक्स 35,000, क्यों 35,000 जमा है। अब चूंकि आपको पता है कि एसेस हुआ है 40,000 और लिख दिया है डिफरेंस पेड, तो यहाँ टू बैंक कर दीजिए 5,000, पेएबल करो और फिर बैंक करो, इतनी ज़रूरत नहीं, टू बैंक लिख दीजिए सीधा 5,000। नहीं तो अपन यहाँ पे बैंक की जगह पेएबल लिखा तो एक एंट्री और करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये 5,000 ये आ गया। और जो एक्स्ट्रा प्रोविजन है, क्योंकि एसएससी 40 ही हुआ तो 10,000 उसको ट्रांसफर कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन में, तो ये एंट्री होगी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 10,000। तो बीइंग शॉर्टफॉल ऑफ टैक्स पेड एंड एक्सेसिव प्रोविजन ट्रांसफर्ड, ये नरेशन हो गया। अब इसके बाद दूसरी एंट्री हो गई करंट ईयर का प्रोविजन बढ़ाने की। तो 5 लाख पे 35%, 1,75,000 होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 1,75,000 हो गया। और बीइंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ऑन 35% फॉर रुपीज 5 लाख। उसके बाद एक उदाहरण और लेते हैं